नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिल दुबे। चंद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नक्सलवाद के टॉपिक की जो आगामी आप लोगों की परीक्षाएं हैं उसको दृष्टिकोण इसके महत्ता जो है नक्सलवाद के टॉपिक की आगामी परीक्षाओं में उसको दृष्टिकोण में रखते हुए हमने नक्सलवाद के टॉपिक पर एक वृहद चर्चा हमने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने की हमने जो प्रयास शुरू किया था, उस प्रयास के कड़ी में या यूं कहें कि अंतिम कड़ी ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो है। क्योंकि इससे पहले जब मैं आप लोगों से रूबरू हुआ था तब मैंने पहले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि नक्सलवाद के टॉपिक की महत्ता को देखते हुए और उसकी व्यापकता को देखते हुए यह आवश्यक है हम इसको टुकड़ों में अलग अलग चर्चा करें वृहद रूप से। तो पहले वीडियो में हमने इसके वैचारिक आयामों को देखा, फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि क्या सामाजिक आर्थिक आयाम थे जिसकी वजह से वामपंथी उग्रवादी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई और देश में रेड कॉरिडोर का विकास हुआ। तीसरे वीडियो में हमने उसके समाधान बुलेट वर्सेस बैलेट का डिस्कशन किया। और अब चूंकि अब पूरी चर्चा नक्सलवाद के टॉपिक पर पूरी हो चुकी है और इसके सारे आयामों की पड़ताल हम कर चुके हैं, आपको फैक्ट के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि आपने पिछले जो 3 वीडियोस हैं नक्सलवाद के टॉपिक पर हमारा वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। उसके बाद ही इस ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में आप आए होंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला 3 क्लास तो मेरा अनुरोध रहेगा कि पहले आप जाइए और 3 क्लास देखिए या नक्सलवाद को इन डेप्थ पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के लिए यहाँ पर आइए। तो हमने बहुत ज़्यादा 100, 150, 200 प्रश्न नक्सलवाद पे संकलित नहीं किया है, क्योंकि पूरा ये कोई एक टॉपिक है, ये कोई एक पूरा सब्जेक्ट नहीं है कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स 100 प्रश्न 200 प्रश्न अकेले नक्सलवाद पर बनाए जाएं। और इसका एक वजह ये भी है कि हमने नक्सलवाद के टॉपिक पर उसके उद्भव, उसके वैचारिक पृष्ठभूमि से लेकर उसके समाधान तक ऑलरेडी हमने 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अपने चैनल पे हमने किया हुआ है। और हम अब आप लोगों के सामने 35 से 40 कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से कुछ तथ्य अगर छूट गए होंगे उस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के दौरान तो हम उसको भी आपके सामने ले आएंगे। साथ साथ जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसका एक परीक्षण, उसका एक मूल्यांकन भी आवश्यक है कि आप कहाँ तक उसको ग्रहण कर पाए हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बन सकते हैं या बनते हैं, उसको देखने के लिए जरूरी है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि नक्सलवाद, पुनर्वास नीति, बसव राजू आदि जो है आदि सब पूरा अपडेट करके मैंने उसको बनाया है। तो देखते हैं क्वेश्चन आज। उसके बाद आप लोगों का भी, इसके बाद भी अगर लगता है आप लोगों को कि नक्सलवाद का कोई आयाम छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, हम इसके बाद भी चर्चा कर लेंगे अगर आप लोगों को जरूरत महसूस होगी तब। तो फिलहाल शुरू करते हैं नक्सलवाद के टॉपिक को। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो अभी सरकार ने आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति लेकर आई है सरकार अभी नक्सलियों के लिए, तो ये करंट अफेयर्स का मसला भी है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चंस को लिया है यहाँ पर कि आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में नक्सल पुनर्वास नीति बनी है और सरकार ने हाल ही में नक्सल जो उन्मूलन का लक्ष्य है उसे भी हासिल किया है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो प्रबल है। पहला सवाल क्या है, नक्सल घटनाओं में पीड़ितों को मदद के संबंध में क्या सही है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, सत्य है, असत्य है। इन क्वेश्चंस को आप जब भी आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करें तो सबसे पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको सर्कल कर लीजिए, इसको विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं पर हम सिली मिस्टेक्स करते हैं और अगर जानते हुए सवालों को हम गलत करके आते हैं तो फिर ये एक अपराध है समझ लीजिए। फिर आज के इस कंपटीशन के युग में आप जानते हुए सवालों को अगर आप सिली मिस्टेक से गलत करेंगे तो फिर आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि सही है कह रहा है कि असही है, नहीं है, सत्य है, असत्य है। इसको तो पूछा गया है कि नक्सल पीड़ितों को जो मदद दिया जाता है सरकार के द्वारा उसमें कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पीड़ित है उसको 1.5 हेक्टेयर, ये 1.5 है, 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है या फिर 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये जो नक्सल से पीड़ित है, जो नक्सल घटनाओं से पीड़ित है, जैसे कि नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया या फिर गोलीबारी हो गई, लूट हो गई आम जनता के साथ, तो जो उनको जो पीड़ा हुई है तो उन पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसके प्रावधानों को पूछा गया। ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 हेक्टेयर उन्हें कृषि भूमि या फिर 4 लाख रुपए उन्हें दिया जाता है, पहला। दूसरा, अगर शहरी क्षेत्र में है वो तो उन्हें 4 डिसमिल आवासीय भूमि या फिर 8 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अगर उनकी चल संपत्ति का नुकसान होता है, चल संपत्ति मतलब कि जैसे कि अनाज रखा हुआ उसको लूट लिया, कोई भौतिक सामग्री है, कोई उनका वाहन है, कोई गाड़ी है, कोई उनका उपकरण है, उनके घर का कोई सामान है, उसे अगर लूट के ले गए, ये बात हो रही है। तो चल संपत्ति का अगर नुकसान होता है
तो क्या उनको 40,000 रुपये दिया जाता है? तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है, अगर वह 3 वर्ष के भीतर कृषि भूमि खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है, तब सरकार उसे अधिकतम 2 एकड़ की कृषि भूमि पर या स्टाम्प ड्यूटी पर, जो स्टाम्प ड्यूटी उस पर लगती है, वो पंजीयन शुल्क लगता है, तो क्या उससे सरकार उसको छूट प्रदान करती है? तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर वो है डी, क्योंकि ये चारों ही कथन सत्य हैं कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि या 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर चल संपत्ति का नुकसान हो तो 40,000 रुपये सरकार उसे राहत प्रदान करती है, और अगर वह कृषि भूमि खरीदे तो 2 एकड़ तक उसे पंजीयन स्टाम्प ड्यूटी से उन्हें मुक्ति दिया जाता है, छूट दिया जाता है, ताकि जो नक्सल घटनाओं से जो पीड़ित हैं उनको अपने जीवन को जीने में मदद मिल सके, और सरकार इसीलिए राहत की योजनाएं चलाती रहती हैं। दूसरा क्वेश्चन, रोशनी कार्यक्रम के बारे में क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, क्या असत्य है, इसी को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या गलत है रोशनी कार्यक्रम? जब मैं समाधान के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा था पार्ट 3 में नक्सलवाद के, तब रोशनी कार्यक्रम के बारे में वहां पर भी चर्चा हुआ था। तो देखते हैं रोशनी कार्यक्रम के बारे में क्या गलत है पूछा गया। ठीक है, इसकी शुरुआत 2013 में हुई। कहाँ से हुई? सुकमा से हुई। ठीक, पहला। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? इसके लाभार्थी जो है वो, सॉरी, इसके जो लाभार्थी हैं वो 18 से 35 आयु वर्ग के हैं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कहता है इस कार्यक्रम में जो 50% जो लाभार्थी होंगे, 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, वित्त पोषण, मतलब कि पैसा इस योजना को, रोशनी कार्यक्रम जो है, जो कि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक, नक्सल क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास की एक योजना है, उसको चलाने के लिए जो वित्त पोषण है, जो पैसा है, वो कौन दे रहा है? तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो कहता है कि जो 75 और 25 का अनुपात है वित्तीय सहायता में, 75 मतलब कि केंद्र सरकार देगी और 25 जो है वो राज्य सरकार देगी। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा गलत है, ये पूछा गया। तो दरअसल ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो चारों ऑप्शन देखते हैं, मतलब इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसमें चारों ऑप्शन सही है, मतलब कोई भी आंसर गलत नहीं है। देखते हैं, स्टीपल चेस अभियान मूवमेंट, स्टीपल चेस मूवमेंट का संबंध, अभियान का संबंध किससे है? क्या यह मूक बधिर बच्चों के कल्याण के लिए एक कार्यक्रम था? गलत। नहीं। अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता थी? नहीं। ये था एक नक्सल उन्मूलन अभियान था 1971 में, जिसके तहत जो राज्य की पुलिस इकाई है और केंद्रीय सुरक्षा बल है, दोनों के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई चलाई गई थी स्टीपल चेस अभियान के तहत, जिसके तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा गया था। ये 1971 का एक कार्यक्रम था। तो इसका भला जो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सही। देखते हैं, चारू मजूमदार की मृत्यु किस वर्ष हुई? अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि चारू मजूमदार कौन है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हमने नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर चर्चा की है। चारू मजूमदार जो है भारत में साम्यवादी जो वामपंथी उग्रवादी हैं, उस घटनाओं को शुरू करने वाला, या हिंसा के माध्यम से जो क्रांति की बात होती है, इनके द्वारा हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की, तो उस विचारधारा का नेतृत्व करने वाला नक्सलवाड़ी क्षेत्र का एक व्यक्ति था, जो कि भारत में वामपंथी उग्रवाद का प्रारंभकर्ता या जनक माना जाता है। तो 1971 में दरअसल इसको गिरफ्तार किया जाता है और वहीं पर 1972 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल यही है कि मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1972 में। अब कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ पर समझाने का, क्वेश्चन है उसका आंसर है, हम आंसर पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन जो है वो हो चुका है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहले जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो शायद आप लोगों को और आसान महसूस हो। देखिए, ये क्वेश्चन पे भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और बिहार में एमसीसीआई, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय से निम्नलिखित में से किस दल का गठन हुआ था 2004 में? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2009 में जो 2004 में जो संगठन बना था, उस संगठन को 2009 में यूएपीए के तहत सरकार एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देती है। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों के लिए, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, सरकार इसको कब लेकर आई थी? आपको ये बताना है। जब हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया था नक्सलवाद पे, तो पहले ही वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने आंसर दिया था, तो आप उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं, 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसीआई के
मर्ज होने से किस संगठन का गठन हुआ था? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, गलत। सीपीआई एमएल, नहीं, ये भी गलत। सीपीआई एमएल का गठन कब हुआ था? ये आप लोग जवाब दीजिएगा, वैसे आगे वाले क्वेश्चन में भी है ये। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी, ये भी जवाब गलत है। ठीक है, अब हम लोग जो देखते हैं सीपीआई माओवादी, लास्ट में हमने पढ़ाया था पहले ही कि जब 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसीआई का विलय हुआ, उससे बनता है सीपीआई माओवादी, जो कि अपने जो सीपीआई एम से जिसका विघटन होकर इसका बना था, सीपीआई एमएल फिर सीपीआई माओवादी। तो ये दरअसल वामपंथी उग्रवादी घटनाओं को लेकर, या यूं कहें कि हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की नीति को लेकर और भी अधिक उग्र था। और आगे भारत में जितनी भी नक्सल गतिविधियां होती हैं, नक्सल विचारधाराएं आती हैं, उसका प्रणेता या भारत में नक्सलवादी गतिविधियों का जो मुख्य शुरुआत करता, या यूं कहें मुख्य संचालन करता, फिर आगे बनता है सीपीआई माओवादी। यही कारण है कि सरकार इसको यूएपीए के तहत प्रतिबंधित घोषित कर देती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, समाधान डॉक्ट्रिन, समाधान रणनीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है, मतलब कि इसको ध्यान में रखिएगा, क्या सही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत ही, और इसको मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कुछ फैक्ट थे जो हम छोड़ दिए थे एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि समाधान रणनीति जो है वो एक दृष्टिकोण है सरकार का, ये कोई योजना का नाम नहीं है, कोई नीति का नाम नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है सरकार, ये एक दृष्टिकोण है सरकार का, जिसके माध्यम से सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि वामपंथी उग्रवाद के जो समस्या है उसके निपटने के लिए हमने कैसी रणनीति तय की है, या हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो इसके माध्यम से सरकार ने अपना दृष्टिकोण दिखाया। हम पहले समाधान डॉक्ट्रिन को देख लेते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद हम इसके आंसर को आप स्वयं ही दे लेंगे। देखिए, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सरकार कहती है कि हम आर्थिक विकास और सुरक्षा बल दोनों ही मोर्चों पर हम वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए प्रयास करेंगे। तो क्या क्या इसमें प्रावधान है, आप देखिए। एस का मतलब क्या है समाधान में? स्मार्ट लीडरशिप, मतलब सरकार जो है वो जो सुरक्षा बल हैं उसको एक स्मार्ट लीडरशिप के माध्यम से या स्मार्ट पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से जो समाज में हिंसा फैला रहे हैं, सशस्त्र हिंसा के माध्यम से उनसे निपटा जा सके, एग्रेसिव स्ट्रेटजी। एम, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को सशक्त करना। ठीक है। डी क्या कहता है? डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईस एंड केआरएस, मतलब कि एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसमें उसका इंडिकेटर बनाया जाएगा और उसके माध्यम से लगातार रियल टाइम बेसिस पे मूल्यांकन किया जाएगा कि नक्सलवाद का उन्मूलन जो है वो किस स्तर पर पहुंचा है, या किस क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियां अभी भी जारी हैं और किस क्षेत्र में उससे मुक्ति मिल गई है। इसका लगातार मूल्यांकन किया जा रहा था। यही कारण है कि मार्च 2026 में आके हमको देखने को मिलता है कि देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त घोषित किया जाता है। फिर एच का मतलब है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। ये जो आईईडी विस्फोट होता रहता है नक्सलियों के द्वारा, तो इसको रोकने के लिए चाहिए कि सशस्त्र बलों के साथ अच्छे उनके साथ उन्नत हथियार हो उनके पास। ए का मतलब है एक्शन प्लान फॉर इस थिएटर। ठीक है, एक्शन प्लान बनाएंगे, हर क्षेत्र में जो नक्सलवादी घटनाएं हैं उसको अलग अलग तरीके से संबोधित करके उनका उन्मूलन करेंगे। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब कि नक्सलवादी गतिविधियों के लिए जो उनको पैसा जो मिलता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो उत्तर पूर्व भारत में जो चरमपंथी संगठन है जैसे कि एनएससीएन, उससे उनका जो साठ-गांठ था, जिसके और बाहर से जो बाह्य विदेशी मदद, वित्तीय मदद जो उनको मिलती थी, तो ये जो वित्तीय मदद है वो नक्सलवादी घटनाओं को जारी रखने के लिए नक्सलियों को मदद करती थी। तो सरकार का ये दृष्टिकोण था कि ये फाइनेंस तक, वित्त तक नक्सलियों की पहुंच को रोका जाए, बाधित किया जाए ताकि उनका मूवमेंट कमजोर हो सके। तो ये एक समाधान डॉक्ट्रिन था जिसे हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, ताकि हम यहाँ पर इसको अब आप देखिए, एस मतलब स्मार्ट लीडरशिप। अब हम इसका जवाब देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उस समाधान का फुल फॉर्म जो है आप एग्जाम के दृष्टि से उसको याद रखिएगा। स्मार्ट गवर्नेंस, पहला ही हमने क्या देखा था, स्मार्ट लीडरशिप। तो ये पहला क्या है? गलत है। पूछा क्या गया है? समाधान डॉक्ट्रिन के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है? तो ऑप्शन ए गलत है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, नियत नेल्ला नार योजना, ये आंसर आप लोगों को सबको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बस्तर क्षेत्र के विकास के संबंध में राज्य सरकार की योजना है। तो देखते हैं क्या प्रावधान है यहाँ के। ठीक है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। सही है। ठीक है, यहाँ पूछा क्या गया है कि गलत क्या है, गलत उत्तर को हमको तलाशना है।
इसे 28 अप्रैल 2024 को प्रारंभ किया गया। देखते हैं, पुलिस कैंप से लगे हुए 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नक्सल प्रभावित गांवों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। मतलब कि नियत निर्धारण योजना में क्या किया गया है कि जो भी कैंप, पुलिस कैंप है बस्तर क्षेत्र में, उसके 10 किलोमीटर से जो भी दायरे में जो भी गांव आएंगे, उनका सामाजिक आर्थिक विकास, वहाँ पे शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं का विकास करके वहाँ को जो आर्थिक समावेशन की हमारी रणनीति है उसको लागू करने का कोशिश किया गया है। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी सही है कि 2024 में 28 अप्रैल को उसे प्रारंभ किया गया। अब क्या है, ए भी सही है, बी भी सही है, 3 भी सही है। मतलब क्या है, क्या गलत है पूछा गया। ठीक है, इसका अर्थ है आपका अच्छा गांव, सॉरी ये 28 अप्रैल नहीं 28 फरवरी है, 28 फरवरी को इसको प्रारंभ किया गया था। इसका मतलब है ये जो है वो ऑप्शन बी गलत है। तो क्या गलत है, तो ऑप्शन बी इसमें नियत निर्धारण में गलत है। इसका उत्तर होगा आंसर बी। नक्सलवाद उन्मूलन का लक्ष्य, मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता होगा कि हाल ही में जो 31 मार्च को नक्सलवाद उन्मूलन का लक्ष्य घोषित किया गया था और अमित शाह ने कहा कि नक्सल से उन्मूलन भारत का नक्सलवाद से उन्मूलन हो चुका है। माओवादी संगठन की संरचना में निम्न में से कौन सा उच्चतम निर्णायक संस्था है। माओवादियों की अपनी जो संगठन है उनकी कि सबसे नीचे उनका कोई होगा, फिर वो एरिया होगा। तो आप लोग पढ़ते होंगे समाचार अखबारों में कि फलाने एरिया कमांडर अमुक क्षेत्र का मारा गया। तो उनकी जो अपनी संगठन है, जो ढांचा है जिसके माध्यम से वो डिसीजन लेते हैं, अपने डिसीजंस को वो लोग क्रियान्वित करते हैं, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सी बॉडी है इन चारों में से, राज्य समिति, मंडलीय समिति, पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति की कौन सी बॉडी है जो कि वामपंथी उग्रवादियों की सर्वोच्च नीति निर्णायक संस्था है। तो इसका सही जवाब होगा पोलित ब्यूरो। पोलित ब्यूरो ही उनके संगठन में सर्वोच्च जो नीति निर्माण इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो स्थापना है वो 60-70 के दशक में वामपंथियों के द्वारा की गई थी। ये उनका उद्देश्य था कि जो देश भर में जो इस विचारधारा को समर्थन करने वाले जो नक्सल की विचारधारा है कि सत्ता को हम लोग हटाएंगे या पूंजीपतियों को सत्ता से हटाकर हम सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता पर हम कब्जा करेंगे। तो इस विचारधारा के जो अनुयायी थे या इस विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे, तो देश भर में जहां वो फैले हुए थे उन सबको एकत्र करना या यूं कहें कि उन सबको संगठित करना, एक करने के लिए बनाया गया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। और इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। तो इसका सही जवाब है कोलकाता। देखिए, कंफ्यूजन होने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नक्सलबाड़ी कहा जा सकता है क्योंकि नक्सलबाड़ी से घटनाएं की शुरुआत होती है। बिहार में भी कहा जा सकता है क्योंकि बिहार में भी एमसीसीआई की स्थापना की गई थी, जिसका क्वेश्चन भी है आगे और हमने डिस्कस भी किया था। दंडकारण्य क्षेत्र तो ऑप्शन में आएगा, तो आप कंफ्यूज हो ही सकते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र लंबे समय से नक्सल का गढ़ रहा ही है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दुर्गा फाइटर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्या यह एंटी करप्शन ब्यूरो की एक इकाई है, पहला। दूसरा, महिला दुर्व्यवहार रोकने के लिए समर्पित यह एक सुरक्षा की इकाई है दुर्गा फाइटर्स, दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा, क्या यह वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की एक महिला कमांडो इकाई है। चौथा, जाली नोटों के खिलाफ क्या यह जांच एजेंसियों की एक मुहिम है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो है वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों में जो महिला कमांडोओं को या महिलाओं को, महिला टुकड़ी जो सुरक्षाओं की शामिल की है, उसका ये एक नाम दिया गया है दुर्गा फाइटर्स करके, और एक नाम दिया गया था दंतेश्वरी फाइटर्स करके। तो राज्य सरकार के द्वारा इसको बनाया गया था दुर्गा फाइटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स, ताकि सुरक्षा बलों में महिलाओं का भी समावेशन हो सके और महिला कमांडो के माध्यम से जो सुरक्षा गतिविधि है उसको तेज किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, लोन वर्राटू। आप लोग पढ़े होंगे इसको जरूर, लोन वर्राटू अभियान, और हमने डिस्कस भी किया था इस पे। लोन वर्राटू अभियान के संबंध में क्या गलत है पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। यह दंतेवाड़ा क्षेत्र में चलाया जा रहा एक आत्मसमर्पण प्रयास है सरकार के द्वारा कि नक्सली उस आत्मसमर्पित करें। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जिला प्रशासन जो है वो रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है कि इसका अर्थ है घर वापस आइए, लोन वर्राटू का। दरअसल ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं और इसलिए उसका उत्तर होगा
ऑप्शन डी सभी ऑप्शन जो है वो सत्य है। लोन वर्राटू एक आत्मसमर्पण प्रयास ही है। सरकार चाहती है कि नक्सली जो है वो हिंसा की धारा को छोड़कर, हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो, वो आर्थिक विकास की योजनाओं से जुड़े, कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित हो, उन्हें इसीलिए उन्हें कौशल विकास किया जा रहा है, भूमि दिया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो वापस आएं और अपनी जिंदगी को वापस शुरू किए। तो इसी के संदर्भ में एक अभियान है लोन वर्राटू अभियान। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? घर वापस आइए। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आंसर डी, सारे ऑप्शन सही हैं। बस्तर चो, ये बस्तर चो है। बस्तर चो आवाज अभियान का संबंध किससे है? देखते हैं। क्या यह बस्तर ओलंपिक में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने का एक प्रयास है? ऑप्शन ए। देखते हैं आगे। बी, बस्तर में महिलाओं को साक्षर करने का यह एक मिशन है। तीसरा, नक्सलियों के काले कारनामों को उजागर करके स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए क्या एक प्रयास किया जा रहा है? चौथा देखते हैं कि क्या बस्तर में मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रयास किया गया है। अभी देखिए, हम लोग चूंकि नक्सलवाद के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए शायद आप लोगों के लिए अनुमान लगाना यह आसान होगा कि हाँ, नक्सलियों का ये लिखा हुआ है, हम लोग को तो नक्सलवाद पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया बस्तर चो आवाज अभियान का आंसर। सही आंसर सी। और ये सही भी है कि नक्सलियों के काले कारनामों को उजागर करने के लिए ही बस्तर चो आवाज अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जो नक्सली अगर स्कूल को उड़ा दिए, विद्यालय को नुकसान पहुंचा दिए, कोई हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा दिए, कोई सड़क है, कोई बांध है, कोई परियोजना है, उसको अगर बनने नहीं दे रहे हैं, मतलब विकास की जो योजनाएं हैं अगर उसको अवरुद्ध कर रहे हैं वामपंथी, तो इन वामपंथियों के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाया जाता है सरकार के द्वारा, उनका पोस्टर बैनर लगा के कि ये देखिए, ये वामपंथी जो आपको सामाजिक न्याय का बात करके आपको जो बरगलाते हैं, अपने कैडर में जो भर्ती करने की बात करते हैं, ये जो कहते हैं ये जो भोले वाले आदिवासियों से कि सत्ता के अगर सत्ता पर कब्जा करना है तो हिंसा का रास्ता अपनाइए, तो ये आपको जो बरगलाया जाता है, इनके बरगलाने में जो है उससे दूर रहने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार का एक अभियान है, जिसमें कि वामपंथियों की जो जो उनकी काले कारतूत हैं या उनकी हिंसक जो घटनाएं हैं, उनको लोगों का तो तक लाया जाता है ताकि उनमें चेतना जागरूकता आ सके। तो ये बस्तर जो अभियान है ये है, इसीलिए आंसर इसका होगा सी। लेकिन अगर अभी हम बस्तर पे नक्सलवाद पे डिस्कस नहीं कर रहे होते, अगर सवाल रैंडम आपका सामना होता, तब बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखिए बस्तर ओलंपिक हाल में चर्चित में रहता है, तो हो सकता है बस्तर ओलंपिक में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का कोई ऑप्शन हो। बस्तर में मोटे अनाजों की भी खेती होती है, तो ध्यान में रखना है कि यह है नक्सलों के काले कारनामों को उजागर करने के लिए। अभी तो बनाना आसान था क्योंकि हम नक्सलवाद पर ही स्पेसिफिकली डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रीन हंट अभियान के बारे में क्या सही है? क्या इसे 2009 में प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है हाँ, इसे 2009 में ग्रीन हंट को प्रारंभ किया गया था। राज्य पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया एक नक्सल विरोधी अभियान था। इसका मतलब है पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्या है देखते हैं। पूना नारकोम अभियान क्या है या क्या सही है, उसके संदर्भ में देखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, क्या इसकी शुरुआत 2021 में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर की गई थी? जी हाँ, पूना नारकोम अभियान की जो शुरुआत है वो 2021 में की गई थी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर। मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बिल्कुल सही। दूसरा, यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है क्या? नहीं, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई, इसको प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसीलिए ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 हो गया गलत। तो ऑप्शन 2 को हम गलत करते हैं तो ये हो जाता है एलिमिनेट। ये तीनों एलिमिनेट हो गया। और सही उत्तर क्या आ गया? सही उत्तर है ऑप्शन 1 4 सही। देखते हैं अब क्या है। यह तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नई सुबह। जी नहीं, ये तेलुगु भाषा का नहीं बल्कि यह गोंडी भाषा का शब्द है। तो देखिए, अब क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको पता तो है कि इसका अर्थ है नई सुबह, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं दे पाए या फिर हड़बड़ी में आपने तेलुगु भाषा पर ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाएगा। इसीलिए जब मैं पहले बोला तब आपको बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरलाइन करें जो कीवर्ड्स हैं उनको। तो ये जो तेलुगु भाषा है उसको अंडरलाइन कीजिए, तेलुगु भाषा का नहीं है, गोंडी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ये गलत। तो जो पहला जो उत्तर हो जाएगा पहला, और सी उद्देश्य से स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है। तो हमने पहले ही देखा एलिमिनेशन के माध्यम से उत्तर आ गया था, केवल 1 और 4 सही है। ठीक है, देखिए 2017 में वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ प्रहार अभियान चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? प्रहार अभियान चलाया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों के उन्मूलन के लिए
तो वो चलाया गया था सुकमा जिले में चलाया गया था। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ है नहीं। और अगला क्वेश्चन है सलवा जुडूम के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जो है सलवा जुडूम के बारे में गलत है। यह गोंडी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। हाँ बिल्कुल, ये गोंडी भाषा का शब्द है, ये ऑप्शन है सही। दूसरा, क्या इसके शुरुआतकर्ता जो थे वो महेंद्र कर्मा थे, जो कि बस्तर क्षेत्र के एक कद्दावर नेता थे, जिसका झीरम घाटी हत्याकांड में जिनकी निर्मम तरीके से नक्सलियों के द्वारा हत्या भी कर दी जाती है। हम जरा हम झीरम घाटी का भी क्वेश्चन रखे हैं, आगे देखेंगे उसको। तो ये उत्तर है सही। इसका प्रारंभ 2005 में किया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और चौथा देखते हैं, स्थानीय लोगों को साथ लेकर प्रारंभ किया गया यह एक सशस्त्र अभियान था जिसे कोया कमांडो भी कहा जाता था। बिल्कुल सही है ये। तो अगर ये पूछा जाए कि कोया कमांडो का संबंध किससे है, तो अगर ऑप्शन आ सकता है कोया कमांडो किससे संबंधित है, ये वामपंथी उग्रवाद के दमन से संबंधित है, या पूर्वोत्तर में आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए बनाई गई एक सैन्य इकाई है, या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की इकाई है। इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं, ये शब्द आप याद रखिएगा, कोया कमांडो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका उत्तर क्या है, कौन सा कथन असत्य है। तो दरअसल ये असत्य नहीं, सत्य होना चाहिए इसको। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये है उपरोक्त डी, सभी कथन इसके सत्य हैं। ठीक है, देखते हैं बसंत थंडर का संबंध किससे है। मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। जब भारत में 1949 में जब चीनी क्रांति होती है, उसके बाद 1949 के बाद जब माओ सेतुंग ये आह्वान करते हैं कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है और हिंसा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने की बात करते हैं, और उससे भारत में भी वामपंथी प्रभावित होते हैं। और भारत में भी कहा जाता है कि चीन के प्रेसिडेंट ही हमारे प्रेसिडेंट हैं, चीन में जो रास्ता अपनाया गया माओ सेतुंग के द्वारा हिंसा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने का, वो भारत में भी अपनाना चाहिए। तो चारू मजूमदार जब घोषणा करते हैं नक्सलबाड़ी में जो घटना होती है 25 में 1967 को, उसके बाद जब कहा जाता है कि भारत में ये जो घटना है, जो पुलिस गोलीबारी की जो घटना हुई है, ये सत्ता और आम जनता के मध्य एक संघर्ष है, और लोगों को आह्वान किया चारों मजूमदार ने कि आइए हम भी चीन की तरह हिंसा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करें। तो भारत में जो ये वामपंथियों का जो उद्भव जो हो रहा था, जो शस्त्र क्रांति जो के बाद शस्त्र हिंसक जो बात कर रहे थे, उसके संदर्भ में चीन के लोगों ने या चीन के साम्यवादियों ने जो कमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो भारत में जो हो रहा है अभी हिंसा या हिंसा की शुरुआत, उसे उन्होंने बसंत थंडर का नाम दिया। इसको क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। तो ये था बसंत थंडर की, इसका संबंध है भारत में वामपंथी उग्रवाद से, और चीन के वामपंथियों के द्वारा भारत की जो घटनाएं हैं, भारत में जो वामपंथियों के उसके संदर्भ में की गई एक टिप्पणी थी, ये उन्होंने नाम दिया था। वो हमारे यहाँ की हिंसक घटनाओं को बसंत थंडर नाम दिया था उन्होंने। भारत में सीपीआई की स्थापना कब और कहाँ हुई। देखिए सीपीआई, मैं पहले भी डिस्कशन में कह चुका हूँ पहले वीडियो में, कि भारत जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना विदेश में पहले होती है 1920 में। कहाँ, उज्बेकिस्तान नामक देश में। कहाँ, उज्बेकिस्तान में। कहाँ, ताशकंद में। ताशकंद में गठन हो किसने किया, एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ये 1920 की बात है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में सीपीआई की स्थापना कब हुई, मतलब भारत की भूमि पर, विदेश की भूमि पर नहीं। तो भारत की भूमि पर कहाँ स्थापना हुई, तो 1925 में स्थापना हुई। तो यह है सही उत्तर। कहाँ स्थापना हुई, कानपुर में स्थापना हुई। किसने स्थापित किया, इसका जवाब मैं दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उत्तर आप लोगों को पर से बताता हूँ। इसको स्थापना करने वाले का नाम था सत्य भक्त। ठीक है, तो भारत में स्थापना कब हुई सीपीआई की, 1925 में। कहाँ, कानपुर में। किसने, सत्य भक्त ने किया। तो आंसर क्या होगा, डी। देखिए सीपीआई एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी के संदर्भ में क्या गलत है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका गठन जो है 22 अप्रैल 1969 को किया गया था, ये सही है। ठीक, सीपीआई एम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में विभाजन से इस पार्टी का निर्माण हुआ। देखिए अब मैं मार्क्सवादी जब कह रहा हूँ, लेनिनवादी जब मैं कह रहा हूँ, तब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है। क्यों, क्योंकि मार्क्स, लेनिन, माओ, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की क्रांति आदि सारी अवधारणाओं पे इन डेप्थ चर्चा पहले ही की जा चुकी है, और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप वो वीडियो पहले ही देख चुके हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सीपीआई एम में विभाजन इस पार्टी का निर्माण हुआ 1969 में। तो ये बिल्कुल सही है। सीपीआई एम में जब मतभेद हुआ तो उसके कुछ लोग जो और एक कदम आगे बढ़कर चरमपंथी घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे या हिंसा का रास्ते को और प्रबल तरीके से अपनाना चाहते थे, उन्होंने सीपीआई एमएल का गठन किया।
तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए एवं बी, नहीं इन ए एवं बी दोनों, सॉरी इनमें से कोई नहीं। जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या गलत है कि इनमें से कोई गलत नहीं, ठीक है, दोनों ही इसके जो ऑप्शंस है वो हैं सही। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। लाल गलियारे का संबंध किससे है? लाल गलियारा शब्द से आशय क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि वामपंथी उग्रवाद से जो प्रभावित क्षेत्र है उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं? लाल गलियारा कहते हैं। ये तो थंबनेल देख के ही आप समझ जाओगे। ग्रे हाउंड मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए। ग्रे हाउंड मॉडल का संबंध किससे है, ठीक है, या किस राज्य से है? इसका भी हमने डिस्कशन किया था। आप लोग इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि ये क्या है। बस्तर क्षेत्र में संचालित नक्सल विरोधी आंदोलन है? नहीं, बस्तर क्षेत्र में भी संचालित नक्सल विरोधी आंदोलन नहीं है, ये है गलत। तेलंगाना में नक्सल उन्मूलन का एक अभियान है? ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी सही है, जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में संचालित एक एकीकृत कार्यक्रम है। हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चौथा जो है ऑप्शन है केंद्र संचालित एक उन्मूलन कार्यक्रम है, ये है गलत। दरअसल आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड मॉडल के तहत उन्होंने दो मोर्चे पर काम किया था कि एक है आर्थिक विकास, जन कल्याण की योजनाओं को जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो वामपंथ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर सही तरीके से क्रियान्वित करना, प्रशासन को जवाबदेह बनाना, उनका उत्तरदायित्व तय करना, नीतियों में पारदर्शिता लाना, और जो भी नौकरशाही और राज्य की संरचना है उसके बीच और जो आम जनता है, जो कि अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई जनता है, उसके बीच में जो चौड़ी खाई है, यूं कहें कि दूरी है, उस दूरी को मिटाने के लिए और प्रशासन और जनता के बीच में एक विश्वास बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये जो ग्रे हाउंड मॉडल लागू किया जा रहा था पहले मोर्चे पर। दूसरे दूसरे मोर्चे पर उन्होंने प्रयास किया कि सुरक्षा बलों के माध्यम से जो भी चरमपंथी है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इस माध्यम से ग्रे हाउंड मॉडल में के तहत जब आंध्र प्रदेश में कार्य किया गया तो वामपंथ पर नियंत्रण लगाने में काफी सफलता भी मिली थी उनको। यही कारण है कि जब आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी घटनाएं कम होती हैं तो 70-80 के दशक में फिर नक्सलवादी जो है वो आंध्र प्रदेश से उत्तर की ओर जब बढ़ना शुरू करते हैं और जो बस्तर के दुर्गम क्षेत्र हैं उस बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और उसी समय से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जो प्रसार की घटना है वो शुरू होती है। नक्सलवादी जो प्रसार है वो छत्तीसगढ़ में शुरू होता है। इसका और भी डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या है? आंध्र प्रदेश में संचालित एकीकृत कार्यक्रम है ग्रे हाउंड मॉडल, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि कौन सा कथन गलत है, ठीक। अगर कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार देने पर 5 वर्षों के लिए शुद्ध वेतन का 40% सब्सिडी दिया जाएगा। क्या ये सही है? देखिए, सरकार ने नीति बनाई है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर देता है अब उसको चाहिए रोजगार, ताकि वह अपने मुख्य जीवन को जी सके, मुख्य धारा में समाज में वापस लौटकर। तो सरकार ने नियोक्ताओं से, उद्योगपतियों से कहा है, व्यवसायियों से, कि अगर आप उस समर्पित नक्सली को रोजगार देते हैं, इसका मतलब क्या है? उसे मुख्य धारा में जो समाज में शामिल होने का अवसर देते हैं, उसे अपनी वापस जो सामान्य जिंदगी थी उसे जीने के लिए अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, तब आप जो उसे वेतन देंगे, जो नियोक्ता नक्सली को जो वेतन देगा आत्मसमर्पित नक्सली को, तो जैसे कि उसने दिया 10,000 रुपये सैलरी दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। तो सरकार का यह कहना है कि ये जो 10,000 आप दे रहे हैं उस कर्मचारी को, उस व्यक्ति को, तो उसका 40% जो है वो सब्सिडी देंगे। इसका मतलब है उसका 40%, इसका 4,000 रुपए वो सरकार देगी उस नियोक्ता को, ताकि नियोक्ता प्रोत्साहित हो। किस लिए? उस व्यक्ति को, आत्मसमर्पित नक्सली को रोजगार देने के लिए, ताकि आत्मसमर्पित नक्सलियों का कल्याण हो सके, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें, और जो शेष वामपंथी हैं वो भी सरकार की इस नीति से जो है वो लोभ में आकर, यूं कहें कि प्रोत्साहित होकर, जो हिंसा का रास्ता है उसे छोड़ सकें और समाज के मुख्य धारा में वापस लौट सकें। इस उद्देश्य से सरकार ने प्रावधान बनाया है। इसका मतलब है कि जो आंसर, ये जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। दूसरा, माओवादी मुक्त पंचायत को 1 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये प्रावधान भी बिल्कुल सही है। जो भी पंचायत माओवाद से मुक्त घोषित होती है उसको आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक। सी क्या कहता है? आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 3 साल तक आवास और भोजन की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। सरकार ने ऐसा क्यों बनाया होगा प्रावधान? ताकि जो पुनर्वास है उसको वो
वो जो नीति है पुनर्वास की वो सफल हो सके और लोग जो हैं वो भटके हुए हैं वो मुख्य धारा में वापस लौट सके। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। तो हमने देखा कि ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको उसको याद करके जाना होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हाल में नक्सल पुनर्वास नीति आई है और सरकार ने कहा है कि नक्सली जो हैं अगर वो हथियार के साथ अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तब उनको कुछ वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वो जो पुनर्वास की जो नीति है वो सफल हो सके और आत्मसमर्पण के लिए लोग जो है प्रोत्साहित हो सके। तो कुछ हथियार हैं एलएमजी। अगर कोई नक्सली है जो एलएमजी के साथ अगर वो आत्मसमर्पण करता है तब सरकार कहती है कि उसे 5 लाख रुपए दिया जाएगा। दरअसल ये एक सही मिलान का प्रश्न है जिसमें कि आप लोगों को देखना है कि सही उत्तर क्या है, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर है एलएमजी के लिए 5 लाख बिल्कुल सही है। अगर वह AK-47 के साथ समर्पण करता है तो उसे 4 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर वह मोर्टार के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसे 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर वह SLR के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसे दिया जाएगा 2 लाख रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा, कुकुम सही मिलान कीजिए तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया। 5 लाख के इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। ठीक है, अगर वह ये दरअसल ये आत्मसमर्पण नक्सल जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति जो सरकार ने जारी की है वहां से एक क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, 5 लाख के इनामी नक्सली को शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, ये है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि ये 3 डिसमिल नहीं बल्कि ये 4 डिसमिल है। 4 डिसमिल जमीन दी जाएगी, इसीलिए गलत है पहला। ठीक, दूसरा, 5 लाख के इनामी नक्सली को ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दी जाएगी, ये ऑप्शन सही है। ग्रामीण क्षेत्र में उसे 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दी जाएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं तीसरा, आत्मसमर्पण के बाद प्रति व्यक्ति को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये 1 लाख नहीं है, ये दरअसल 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो विकल्प सी है वो गलत है। अब देखते हैं, वैसे आंसर तो हमारा आ गया है एलिमिनेट करके, लेकिन देखते हैं चौथा, 3 वर्ष के भीतर विवाह करने के इच्छुक होने पर उसे 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। ये प्रावधान देखिए आप लोक कल्याण का, कि सरकार चाहती है कि आप मुख्य धारा में वापस आइए। क्यों, क्योंकि इससे वामपंथी उग्रवाद से निपटने का जो सरकार का दृष्टिकोण है वह पता चलता है कि सरकार लोक कल्याण के माध्यम से जो हिंसा के रास्ते पर चल पड़े लोग हैं उनको वापस लाना चाहती है, ना कि सशस्त्र बल के माध्यम से। लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भी ये सरकार के लिए व्यवस्था है कि उन्हें जो हिंसा का रास्ता अपना चुके हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। इसीलिए हम 2 मोर्चे पर काम करते हैं, एक सुरक्षा के मोर्चे पर और एक कल्याण के मोर्चे पर। तो उसी कल्याण के तहत सरकार ने प्रावधान बनाए कि अगर आप वो आत्मसमर्पण करते हैं, अगर आप 3 वर्ष के भीतर जो है वो विवाह के इच्छुक हैं और अपना एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं, तब सरकार आपको क्या करेगी, 1 लाख रुपए अनुदान राशि देगी ताकि आपका जो साधारण जीवन है वो वापस शुरू हो सके। तो इसमें क्या 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 कहा गया था क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो ऑप्शन पहला गलत है और ये तीसरा गलत है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 जो है गलत है, 2 और 4 जो है सही है। अगर यहीं पर पूछा जाता कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है तब हमारा उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन डी। लेकिन पूछा को सही है तो हो जाता हमारा आंसर 2 और 4 ये सही है, और पूछा गया है कथन कौन सा गलत है तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, ये आ गया वर्ग संघर्ष की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया था। क्या आप, मुझे लगता नहीं है कि वर्ग संघर्ष को और भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पर भी सिर्फ छोटा सा बात हम कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो शायद वो वीडियो नहीं देखे होंगे, नक्सलवाद का वैचारिक आयाम वाला। देखिए वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है यही पूरे इस हिंसक या कहें कि सशस्त्र जो संघर्ष किया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा राज्य के विरुद्ध, उसका बीज यहीं पर छुपा हुआ है वर्ग संघर्ष की अवधारणा में। ये सिद्धांत दिया था जर्मनी के एक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने कहा था कि समाज में 2 वर्ग हैं, एक वर्ग शोषक है, दूसरा वर्ग शोषित है। शोषक कौन है, जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, जो धनाढ्य लोग हैं, उन्हें शोषक कहा मार्क्स ने, और शोषित कहा मजदूरों को। उन्होंने कहा कि इन पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने मजदूरों का लगातार शोषण किया है, तो उन्होंने कहा कि यही 2 वर्ग हैं
और इस दो वर्ग के बीच में संघर्ष सदैव से होता रहता है, ये मार्क्स का कहना था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों मतलब कि दुनिया के शोषितों, आइए एक हो जाइए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे पैरों की जंजीरों के। इसका मतलब है कि वो दुनिया के मजदूरों से, दुनिया के जो शोषित लोग हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं, इसलिए सशस्त्र हिंसा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसके विनाश के लिए वो आह्वान करते हैं। तो इसी जो हिंसा का आह्वान जो मार्क्स करते हैं, उसका उसी विचारधारा का प्रसार होता है रूस में लेनिन, फिर रूस से माओ और माओ से फिर भारत में विचार आती है। तो इसका जो हमने देखा कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा का जन्मदाता कौन है, तो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी विचारक निम्नलिखित में से किस विचार का समर्थन करते हैं? साम्यवादी विचारक किस विचार का समर्थन करते हैं? देखें पहला ऑप्शन के ध्यान से पढ़ना इसको, वह उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। क्या यह सही है? अगर साम्यवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था साम्यवाद को, तो आपको सही उत्तर पता होगा। मैं बताता हूं यहाँ पर कि राज्य का नियंत्रण नहीं, वह समुदाय का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। साम्यवादी ये नहीं चाहते कि उत्पादन एवं वितरण के जो संसाधन है, इसका मतलब है जो भूमि है, जो उद्योग है, जो कृषि है, उस पर राज्य का नियंत्रण नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस पर समाज का सामुदायिक स्वामित्व हो। इसीलिए जो ऑप्शन ए है पहला, ये है गलत। ठीक है, दूसरा, वह राज्य के अस्तित्व को नकारते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये, वह राज्य के अस्तित्व को ही नकारते हैं। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक ऐसी कल्पना है जिसमें मार्क्स दरअसल आदर्शवादी हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिकता पर यहीं पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो एक ऐसे राज्य की वो एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जो कि वर्ग विहीन होगा। वर्ग विहीन मतलब न कोई शोषक, न कोई शोषित, न कोई पूंजीपति, न कोई श्रमिक, और सर्वहारा की क्रांति के माध्यम से शोषित ही सत्ता पर कब्जा करेगा। और वो कहते हैं कि ये जो राज्य है वह शोषण का एक उपकरण है, वह स्वयं शोषण करता है, वह नौकरशाही के माध्यम से शोषण करता है, पूंजीपतियों के द्वारा बनाया गया एक ढोंग है, राज्य है, जो सरकार है। तो इसको हम निंदा करते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मार्क्स जो है वो, या फिर साम्यवाद जो है, वामपंथी हम जिसे कहते हैं, वो जो है अस्तित्व को नकारते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है कि वह राज्य के अस्तित्व को नकारते हैं, यह है सही। तो राज्य का नियंत्रण कैसे स्वीकार करेंगे जब वह नकारते हैं? तो इसीलिए वह चाहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर समुदाय का अस्तित्व, समुदाय का जो है उसका स्वामित्व हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किस विचार का समर्थन करते हैं? तो वह दूसरे विचार का समर्थन करते हैं। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा दो, केवल दो। ठीक है, देखते हैं। ये तो आप लोगों को उत्तर पता ही होगा। इसी विचारधारा के आधार पर ही तो भारत में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं प्रारंभ होती हैं। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका था? इसका सीधा सा उत्तर है चीन के जो वामपंथी साम्यवादी नेता थे माओ से तुंग। ये उनका कथन था कि उनका कहना था कि जो राजनीतिक शक्ति पर अगर कब्जा करना है तो ये संसदीय मार्ग से नहीं बल्कि बंदूक के मार्ग से कीजिए, हिंसा के मार्ग से कीजिए। किसान और मजदूरों को एक किया और कहा कि आइए शस्त्र के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करें और हमारा जो सर्वहारा की जो सत्ता की बात है उसे हम हासिल करें। ये आह्वान था माओ से तुंग का, जिसकी प्रेरणा ली हमारे वामपंथी उग्रवादियों ने हमारे देश में। चीन के प्रेसिडेंट ही हमारे प्रेसिडेंट हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? इसका जवाब तो मैं इसी वीडियो में पहले ही दे चुका हूं, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो। चीन के प्रेसिडेंट ही हमारे प्रेसिडेंट है, किसने कहा? देखते हैं। कान्हू सान्याल ने कहा था, गलत। कन्हई चटर्जी ने कहा था, गलत। जंगल संथाल, नहीं। सही उत्तर क्या है? चारू मजुमदार। जब चारू मजुमदार के नेतृत्व में नक्सलवाड़ी की घटना के बाद भारत में वामपंथी उग्रवाद की समस्या खड़ी होती है, तब चारू मजुमदार चीन से किस तरह प्रभावित हैं ये हमको देखने को मिलता है इस कथन में। जब चारू मजुमदार कहते हैं कि जो चीनी प्रेसिडेंट हैं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो ही हमारे प्रेसिडेंट हैं, मतलब वो ही हमारे नेता हैं। आप अनुकरण का स्तर समझिए कि चीन की हिंसक क्रांति का अनुकरण भारत में किस प्रकार से किया जा रहा है। ये उसके हिंसक जो कहें कि जो घटनाएं हैं या हिंसा का रास्ता है, उसके समर्थन का एक प्रमाण है कि वो दूसरे देश के जो नेता हैं उन्हें ही अपना नेता मानते हैं, उनके अपना अनुकरणीय मानते हैं। तो ये जो कहा था ये कथन, ये किसका? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चारू मजुमदार का कथन है। ठीक है, दीर्घकालीन जनयुद्ध का विचार किसने दिया? इस पर भी चर्चा हो चुकी है, डिटेल में चर्चा हो चुकी है।
दीर्घकालीन जनयुद्ध क्या था? दीर्घकालीन जनयुद्ध, इसका विचार दिया था माओ से तुंग ने। माओ से तुंग ने कहा था कि जो हमारे वामपंथी भाइयों या किसानों, उन्होंने कहा कि आइए और आकर सत्ता पर कब्जा करेंगे, लेकिन कैसे? पहले उन्होंने कहा कि पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों को हिंसा के माध्यम से आप संगठित कीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा कीजिए, फिर धीरे धीरे आप कब्जा कीजिए शहरों पर, और जब शहरों पर आप कब्जा कर लेंगे उसके बाद हम सत्ता के केंद्रीय सत्ता पर हमला करेंगे, और जो हिंसा के माध्यम से पूरी सरकार के जो पूरा ढांचा है, व्यवस्था है, उस पर हम कब्जा करेंगे। तो इसे कहा था माओ से तुंग ने दीर्घकालीन जनयुद्ध। तो इस विचार के प्रतिपादक कौन थे? माओ से तुंग। ठीक है, नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में पुलिस फायरिंग की घटना के संबंध में कौन सा सही है? यही वह घटना थी नक्सलबाड़ी में जिसने भारत में जो 60 सालों से, जो 6 दशकों से जो नक्सलवाद की घटना चली आ रही थी, उसका जो उत्पत्ति है, ये यूं कहें कि उसकी जो चिंगारी थी वो नक्सलबाड़ी के इसी पुलिस फायरिंग की घटना से शुरू हुई थी। इसीलिए ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं का क्या कहता है। इस घटना ने देश में वामपंथी उग्रवाद को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल सही। यह घटना 25 मार्च 1967 को शुरू हुई थी। क्या यह 25 मार्च 1967 को शुरू हुई थी? हमने पहले ही इसको पर बात की है कि यह घटना 25 मार्च नहीं बल्कि हुई थी 25 मई 1967 को घटित हुई, जिसमें जब पुलिस फायरिंग करती है नक्सलबाड़ी गांव में तो कम से कम 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है, निहत थे लोगों की, जिसमें से अधिकांश लोग महिला थे, जिसकी वजह से जो उस क्षेत्र में जो राज्य के प्रति, सत्ता के प्रति, प्रशासन, पुलिस और नौकरशाही के प्रति जो पहले से व्याप्त जो असंतोष था वो और अधिक बहुत बढ़ जाता है, और हिंसा के माध्यम से जो सत्ता को परिवर्तित करेंगे ये उनका विचार था, ये विश्वास था, ये सुदृढ़ हो जाता है। और फिर भारत में इसी घटना से ही शुरुआत होती है वामपंथी उग्रवाद की, जो कि 6 दशकों तक जिससे हम पीड़ित थे। तो इसका जो प्रारंभ है वो होता है 25 मई 1967 से। तो पूछा गया है कि नक्सलबाड़ी में पुलिस की फायरिंग की घटना के संबंध में कौन सा सही है? तो ये ख है वो तो है गलत, मतलब केवल क सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा आंसर एक। डेट याद रखिएगा 25 मार्च, 25 मई में कंफ्यूज मत होइएगा। 25 मई 1967 इसका सही जवाब है। पीडब्ल्यूजी पीपुल्स वार ग्रुप भारत में एक चरमपंथी नक्सली संगठन था। इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? ये पूछा गया है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अब आप बताइए। बिहार में कन्हई चटर्जी ने इसका स्थापना किया था। गलत। कन्हई चटर्जी भी दरअसल बिहार में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित नेता थे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए संगठन का नाम कुछ दूसरा था, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। लेकिन कन्हई चटर्जी ने पीडब्ल्यूजी नहीं बनाया था। 1980 में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कोंडापल्ली सीतारमैया के द्वारा इसका गठन किया गया था। तीसरा ऑप्शन का आता है नक्सलबाड़ी में कान्नू सान्याल के द्वारा इसका बनाया गया था। क्या इसको? ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है। और जो दूसरा ऑप्शन है 1980 जिसमें कहा गया है कि कोंडापल्ली सीतारमैया ने इसका पीडब्ल्यूजी का गठन किया था, यह है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है। झीरम घाटी नरसंहार, झीरम घाटी हत्याकांड की घटना कब हुई? अभी हमने देखा सलवा जुडूम के समय, जब हमने बात किया महेंद्र कर्मा का, तब हम बात किए थे झीरम घाटी पर। झीरम घाटी की हत्याकांड घटना कब हुई? 25 मई, 15 मई, 25, सॉरी ये है 25 मार्च है। ठीक है, 25 मार्च 2014, 15 मई, 15 मई 2014, 25 मई 2013। तो इसमें तो कंफ्यूजन मत होना, ये है 25 मई 2013 की बात है, जब झीरम घाटी में नरसंहार होता है, जिसमें नंद कुमार पटेल और हमारे जो महेंद्र कर्मा है आदि कद्दावर राजनेताओं की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके जांच के लिए आयोग गठित किया जाता है। ये सब। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एमसीसीआई का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया एमसीसीआई का गठन? ये सवाल है। क्या नक्सलबाड़ी में कान्नू सान्याल ने इसको बनाया था? ये गलत है। क्या नक्सलबाड़ी में चारू मजुमदार ने इसको बनाया था? ये ऑप्शन भी गलत है। इसकी स्थापना की थी बिहार के क्षेत्र में, जब नक्सलवादी घटनाएं बढ़ रही थी, तब उन्होंने नक्सलियों को या वामपंथी उग्रवादियों को संगठित करके, जो कन्हई चटर्जी हैं और अमूल्य सेन है जो उस क्षेत्र के वामपंथी नेता थे, उन्होंने एमसीसीआई माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर ए। अब देखिए करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, जिसकी बात हमने अभी की 2004 में, कैसे जो पीपुल्स वार ग्रुप है जिसकी चर्चा हमने की, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया जिसकी चर्चा हमने की अभी, कान्नू सान्याल और जो अपना बनाया था कान्नू सान्याल, और ये कहाँ गया वो क्वेश्चन,
जो बिहार क्षेत्र में जिसका गठन किया गया था कन्हई चटर्जी और अमूल्य सेन ने। ठीक है, तो जब पीपुल्स वार ग्रुप ऑफ एमसी से एक विलय होता है तब जो माओवादी संगठन बनता है सीपीआई एम, उसका सदस्य था ये माड़वी हिड़मा, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट का मसला है, दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलियों की कमान संभाल रहा था। तो हाल में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी घटना की तारीख पूछी गई है कि वह घटना कब हुई, 14 नवंबर, 18 नवंबर, 28 नवंबर, 28 अक्टूबर या फिर 18 दिसंबर। तो ये घटना होती है 18 नवंबर को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ सशस्त्र बलों को सशक्त करने बस्तर क्षेत्र में कर्रेगुट्टा कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर एक जंगल वारफेयर कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये कर्रेगुट्टा पहाड़ी है, इसकी घोषणा की, यहाँ पर घोषणा की है कि एक जंगल वारफेयर कॉलेज बनाया जाएगा ताकि जो सशस्त्र बल हैं उन्हें सहारा मिल सके, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके जो एंटी नक्सल मूवमेंट है उसके लिए। तो ये पूछा गया है सवाल में कि यह पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, ये सुकमा जिले में है कि दंतेवाड़ा में कि बीजापुर में, नारायणपुर में। तो इसका जो ये सुकमा है ये गलत है, ये जो दंतेवाड़ा है ऑप्शन गलत है। नारायणपुर कर्रेगुट्टा पहाड़ी स्थित है बीजापुर में, जहाँ पर जंगल वारफेयर पर कॉलेज बनाने की बात सरकार के द्वारा हाल में की गई है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है करंट का है। सुकमा जिले में स्थित बड़े सेट्टी, ये वैसे है, बड़े सेट्टी गांव हाल ही में चर्चा में था, क्यों, क्या कारण से चर्चा में था? हाल ही में इस गांव का विद्युतीकरण किया गया है, यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई है, या राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब क्यों फिर से मैं वही बात कहूंगा कि हम नक्सलवाद पर ही डिस्कशन कर रहे हैं, एमसीक्यू लेकर आए हैं, इसीलिए शायद ये जवाब देना आसान होगा कि हाँ ये राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा था इसको कि इसका जवाब जवाब देना बड़ा आसान होगा। लेकिन हम जब पूरा पेपर देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि क्या इस गांव का विद्युतीकरण किया गया, क्योंकि बस्तर के बहुत से ऐसे गांव अभी भी हैं जहां का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण से वहां पर कुछ गांवों का अभी विद्युत पहुंची रही है, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक सामान्य दृष्टिकोण से देखें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन का जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सवाल होंगे, तभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि हम नक्सलवाद पर ही चर्चा कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है, आप सामान्य अनुमान लगा लेंगे कि यह नक्सल मुक्त गांव है, और इसका सही जवाब भी यही है कि हाँ ये जो बड़ी सिटी है वो हाल ही में चर्चा इसीलिए था क्योंकि ये राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि राज्य का दूसरा नक्सल मुक्त गांव कौन सा है। ठीक है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। आस द्वार परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, आस द्वार परियोजना झारखंड, ये भी वामपंथी उग्रवाद से संबंधित एक योजना है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। छत्तीसगढ़ की योजना है, उड़ीसा की योजना है, या बिहार की योजना है? दरअसल ये आस द्वार परियोजना बिहार के जहानाबाद जिले से संबंधित है। ठीक है, इसका नाम सुना होगा आपने, जहानाबाद। जहानाबाद जिले में एक ऐसा कार्यक्रम था कि वहां पर सब सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाएं थी, उनमें जो पारदर्शिता का अभाव था, जो भ्रष्टाचार था, जो नौकरशाही और पूंजीपतियों को जो मेल था उसे समाप्त किया गया, पारदर्शिता और सुशासन की बात की गई, और साथ ही साथ सशस्त्र प्रयास भी सुरक्षा बलों के माध्यम से किए गए। और इस जो बिहार का जो जहानाबाद क्षेत्र जो कि नक्सल का गढ़ हुआ करता था, उस क्षेत्र में जो वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं हैं उसके नियंत्रण में काफी हमको मदद मिली थी इस परियोजना के माध्यम से। इस परियोजना का नाम सरकार ने रखा था आस द्वार परियोजना। तो जब पूछा जाए आपसे कि आस द्वार परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार के जहानाबाद से संबंधित है। ठीक है, ये रणवीर सेना का संबंध किससे है? रणवीर सेना यह दंडकारण्य क्षेत्र में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था, ये पहला। दूसरा, इसका गठन सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के लिए किया था। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है कि जमींदारों ने वामपंथी उग्रवादियों से स्वयं की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया था। ऑप्शन सी। डी कहता है यह स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसका जवाब है कि जमींदारों ने वामपंथी उग्रवादियों से स्वयं की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दरअसल वामपंथी उग्रवादी जब जमींदारों को, पूंजीपतियों को, व्यवसायियों को हिंसा के माध्यम से नुकसान पहुंचाने लगे, उनकी हत्याएं होने लगी, लूट होने लगा, तब जमींदारों ने बंगाल बिहार क्षेत्र में 1970-80 के दशक में रणवीर सेना का गठन किया ताकि वो स्वयं की सुरक्षा कर सके। तो ये
एक ऐसा संगठन था जिसके माध्यम से जो जिन्हें मार्क्स ने जिन्हें कहा था कि बुर्जुआ या पूंजीपति जिसे कहा था, उन लोगों ने कोशिश की अपनी सुरक्षा की। तो ये कुछ सवाल थे बहुत ही संक्षेप में जिसका हमने डिस्कशन किया। और नक्सलवाद पे अगर हम 100, 150, 200 प्रश्न लेकर आते हैं तो मुझे नहीं लगता है वह रणनीतिक दृष्टिकोण से या फिर आपकी तैयारी में संतुलन के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और वैसे भी नक्सलवाद के टॉपिक पर इन डेप्थ एनालिसिस हमारे चैनल पर मौजूद है और आज हमने उसका कुछ एमसीक्यू, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लिए ताकि आप लोग जो भी पढ़े हैं अभी तक उसका एक प्रैक्टिस कर सकें। तो मुझे लगता है कि नक्सलवाद के टॉपिक पर जो वृहद एनालिसिस करने का जो बीड़ा हमने उठाया था अपने इस चैनल के माध्यम से, वो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा हो गया है। और हाँ, एक चीज बची हुई है और वो है हमने आपसे ये कमिटमेंट किया था कि नक्सलवाद के टॉपिक को देखिए, केवल हम यहाँ से बैठ के दूर से शहरों में बैठ के मेट्रो सिटी से बैठ के हम नहीं समझ सकते। हमें बेहद आवश्यक है कि हम एक ऐसे व्यक्ति या फिर एक ऐसे वर्ग से मिलें जो कि उस क्षेत्र का, बस्तर क्षेत्र का जिसे नक्सल का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र का अपना जमीनी अनुभव हो जिसके पास, जो कि वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को, वहाँ के समाज की परंपराओं को, वहाँ के जो जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक विकास है, जो अपवंचना है, उसको देखा हो, उसको अनुभव किया हो, वहाँ से गुजरा हो, वहाँ पर जो घटनाएं किस प्रकार से विकसित हुई, वामपंथी वहाँ किस प्रकार से लोगों को संगठित किए, वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, वामपंथियों के बारे में वहाँ की आम जनता क्या सोचती है, इससे जो व्यक्ति रूबरू हो, अपना जमीनी अनुभव रखे, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एक ऐसे व्यक्ति से भी बात करें। तो हमने इसी संदर्भ में अपने संस्थान के निदेशक श्री चंद्रा सर के साथ एक पॉडकास्ट किया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने बस्तर क्षेत्र के अनुभवों को व्यापक रूप से साझा किया है और बहुत ही जल्द वो पॉडकास्ट आप लोगों के सामने लाइव होगा और आप लोग सुनिएगा, ताकि उसमें जो निजी अनुभव है बस्तर के वो उन्होंने साझा किया है, जिससे आप थोड़ा सा बस्तर और नक्सलवाद के क्षेत्र में आपका जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा व्यापक हो सके, आपको समझ में थोड़ी सी और विकसित हो सके आपकी समझ इसको संदर्भ में। ठीक है, तो ये नक्सलवाद का टॉपिक आप यहीं पर कंक्लूड होता है। हाँ, अगर आप लोगों को आवश्यकता महसूस होती है कि इसके संदर्भ में कुछ और डिस्कशन होना चाहिए, तब आप बताइएगा, हम जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से नक्सलवाद पर डिस्कशन है, उसका टॉपिक आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक पे समग्र चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और सब इंस्पेक्टर पेपर अच्छे से दीजिए। धन्यवाद।